फेडरलिज्म, तो फेडरलिज्म है क्या? अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच स्टेट्स और प्रोविंस शेयर पावर विद अ नेशनल गवर्नमेंट। मतलब फेडरलिज्म एक प्रकार का गवर्नमेंट सिस्टम है जिसमें क्या करता है, स्टेट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है पावर का शेयरिंग करता है नेशनल गवर्नमेंट के साथ। जैसे फॉर एग्जांपल देख रहे हैं कि भारत में जो कि एक डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, इस डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंतर्गत में क्या हो रहा है कि केंद्र में एक सरकार बनाई गई, सांसद के अंतर्गत में लोकसभा का चुनाव किया गया। लोकसभा का चुनाव के बाद जिस पॉलिटिकल पार्टी को मेजॉरिटी या जिस अलायंस को मेजॉरिटी हासिल हुआ उसने वहाँ सरकार बना लिया। अब भारत के अंतर्गत में कई राज्य हैं, अब उस राज्यों में अलग अलग राज्यों में अलग अलग राज्य सरकार काम कर रही है। बिहार में जैसे कि आपका जदयू का शासन हो रहा है, उसी प्रकार से झारखंड में किसी और पॉलिटिकल पार्टीज का है। तो ये जो राज्य हैं वो क्या कर रहा है, पावर का शेयरिंग कर रहा है, किसके साथ? नेशनल गवर्नमेंट के साथ। दैट इज कॉल्ड अ सिस्टम ऑफ फेडरलिज्म। यहाँ फेडरलिज्म सिंपली अगर समझा जाए, अगर सिर्फ एक शब्दों में कह लो तो सिर्फ अ मेथड ऑफ पावर शेयरिंग। ठीक है, क्या है? पावर शेयरिंग का मेथड है। सेकेंड है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ गवर्नमेंट functions according to the principles of federalism। अब ना एग्जाम्पल्स क्या हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का यूएसए का लिया गया, तो यूएसए भी क्या है, एक फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। वहाँ पे फेडरलिज्म के कंसेप्ट को यूज़ किया जाता है। अब देखो वहाँ चूँकि ड्यूअल सिटीजनशिप है, एक हो गया कि पूरा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का नागरिक है, और दूसरा क्या हो गया, जिस प्रोविंस से बिलोंग कर रहा है उसका वो नागरिक है। तो एक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का एंटायर गवर्नमेंट फॉर्म होता है, और दूसरा जो होता है वो अलग अलग प्रोविंस का गवर्नमेंट होता है। यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में जो फेडरेशन है वो क्या है, कमिंग टुगेदर फेडरेशन है। जो टाइप्स ऑफ फेडरेशन हम लोग आगे पढ़ेंगे। द यूएस पॉलिटिकल सिस्टम इवॉल्व फ्रॉम द फिलोसफी ऑफ फेडरलिज्म। तो मेन कंसेप्ट निकल कर आ रहा है कि फेडरलिज्म की जो कंसेप्ट आई है वो कहाँ से आई है, यूनाइटेड स्टेट्स का पॉलिटिकल सिस्टम से फेडरलिज्म का कंसेप्ट बाहर निकल कर आया है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है फेडरलिज्म का डेफिनेशन, अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच स्टेट और प्रोविंस शेयर पावर विद द नेशनल गवर्नमेंट। फॉर एग्जाम्पल यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका क्या है, फेडरलिज्म का एक एग्जाम्पल है। एज पर द ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, ठीक है, फेडरलिज्म है क्या? ये फेडरलिज्म जो वर्ड है वो नाउन है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में जब इसको फाइंड आउट करेंगे तो फेडरलिज्म नाउन है, और वो लिखता है द आइडिया ऑफ फेडरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मोर और लेस सेल्फ गवर्निंग यूनिट्स। तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी फेडरलिज्म को एक क्या कहा, डिफाइन किया कि ये एक प्रकार का जो है सेल्फ गवर्निंग यूनिट्स है, मतलब स्वयं से शासित करने का एक मेथड है फेडरलिज्म। नाउ एक्चुअल डिफिनेशन क्या निकल के आता है फेडरलिज्म का, दिस इज अ टाइप ऑफ गवर्नमेंट इन विच द पावर इज डिवाइडेड बिटवीन द नेशनल गवर्नमेंट एंड अदर गवर्नमेंट यूनिट्स सच एज स्टेट गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट। इट कॉन्ट्रास्ट विद यूनिटरी गवर्नमेंट। नाउ अब यहाँ पे क्या है कि फेडरलिज्म के अंतर्गत में क्या हुआ कि दैट इज अ मेथड ऑफ पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग कैसे हो रहा है कि एक जो है केंद्र पर जो है आपका नेशनल गवर्नमेंट है, अब उसका जो सबऑर्डिनेट गवर्नमेंट और बहुत सारे जो राज्य प्रोविंस है, ये स्टेट है, उसका एक और सभी स्टेट्स के अपने अपने गवर्नमेंट है। ये आपका फेडरलिज्म का कंसेप्ट है जिसमें क्या किया गया, कुछ पावर्स जो है नेशनल गवर्नमेंट को ले करके स्टेट गवर्नमेंट्स को दे दिया गया। ठीक है, यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट कीजिएगा तो वहाँ पे होल एंड सोल एक ही प्रकार का गवर्नमेंट होता है जिससे नेशनल गवर्नमेंट होता है। मतलब वो नेशनल गवर्नमेंट सारे इंटायर कंट्री के लिए काम करता रहेगा, कोई स्टेट गवर्नमेंट वहाँ पर नहीं रहेगा। इनकेस अगर स्टेट गवर्नमेंट का प्रोविजन बनाया भी गया तो वो सबऑर्डिनेट रहता है, ठीक है, सिर्फ सबऑर्डिनेट नाम मात्र का, जो वट एवर बी द ऑर्डर गिवन बाय नेशनल गवर्नमेंट that should be adopted, that should be accepted by the state government in the case of unitary form of government. So unitary form of government has only one set of government, only one form of government, that is of national government. Now according to the Britannica, ब्रिटानिका एक इंसाइक्लोपीडिया है, ठीक है, वहाँ पर फेडरलिज्म के बारे में क्या लिखा है,
मोड ऑफ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। पहला का पॉइंट कहा दिया कि फेडरलिज्म एक प्रकार का पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, मीडियम ऑफ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, और यू कैन से दैट मोड ऑफ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, और सिंपली यू कैन से दैट फेडरलिज्म इज अ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन. It unites separate states within an overreaching political system in a way that allows each to maintain its own integrity. Now, according to the federalism, अब यहाँ पे एक चीज़ और जोड़ा कि फेडरलिज्म एक सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है जिसके साथ साथ क्या हो रहा है कि यूनाइट सेपरेट स्टेट्स, अलग अलग राज्यों को क्या करता है, ये यूनाइट करता है, एंड ओवर रिचिंग पॉलिटिकल सिस्टम इन अ वे दैट अलाउज, मतलब कि मेंटेन, जितने भी स्टेट गवर्नमेंट है वो खुद से मेंटेन कर सकता है कि वो अपने इंटीग्रिटी, जैसे बिहार राज्य है तो बिहार के अंतर्गत में यहाँ का सीएम नीतीश कुमार हो गया. अब यहाँ की जो विधानसभा है बिहार में रहने वाले लोगों के लिए कानून बनाती है, सरकार पॉलिसीज इंप्लीमेंट करता है जो बिहार के लोगों के लिए ही मान्य होता है. ऐसा नहीं है कि बिहार सरकार के द्वारा जो पॉलिसी बनाई गई वो यूपी में काम कर रहा है, नहीं कर रहा है, वहाँ पे झारखंड में काम कर रहा है, नहीं कर रहा है. वो झारखंड की पॉलिसी झारखंड की सरकार बनाई होगी, यूपी की पॉलिसी यूपी सरकार बनाई होगी. अभी बिहार लॉकडाउन में चल रहा है तो ये बिहार सरकार का डिसीजन है, ठीक है, तो ये लॉकडाउन चल रहा है. तो ये यहाँ पर कर रहा है कि हर एक राज्य को अपनी एक इंटीग्रिटी मेंटेन करने का मौका दिया जाता है. Federal systems emphasize the privacy of bargaining and negotiated coordination among several power centers. तो फेडरल सिस्टम में क्या हो रहा है कि आपका सबसे पहला चीज़ हो रहा है कि पावर का शेयरिंग किया जा रहा है डिफरेंट गवर्नमेंटल यूनिट्स के बीच में. एट द टॉप मोस्ट लेवल देयर इज व्हाट, नेशनल लेवल गवर्नमेंट. उसके नीचे आप आ जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, स्टेट लेवल गवर्नमेंट मिलेगा. एंड थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट भी आपका नजर आता है जो कि पंचायती राज के अंतर्गत में किया गया है. दैट इज अ फेडरलिज्म. द फेडरल relationship must be established through a written constitution that outlines the terms by which power is shared. Now, अब फेडरलिज्म के अंतर्गत पे एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या होनी चाहिए, एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए जिसमें कि हर एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, हर एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट की अपनी अपनी पावर्स क्या हो, लिखा हुआ होना चाहिए, आउटलाइन क्या होना चाहिए, और सभी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अपने हिसाब से काम करता हुआ नजर आएगा. क्लियर? Constitution can be altered by extraordinary procedures. जो कॉन्स्टिट्यूशंस हैं उसमें बदलाव किया जा सकता है कि अगर किस समय के साथ किसी नए चीज़ की मांग हो रही है तो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया जाएगा बाय फॉलोइंग द नॉर्म्स ऑफ अमेंडमेंट. ओके, जैसे अमेंडमेंट का जो नॉर्म्स बनाया गया होगा कॉन्स्टिट्यूशन में, लॉज मेकिंग का या फिर अमेंडमेंट बिल कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट करने का, उसी प्रोसीजर के हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया जा सकता है. ये भी फेडरलिज्म का एक बहुत इम्पॉर्टेंट या अभिन्न अंग है. नाउ अब आ जाते हैं, आपका टॉपिक जो है फेडरलिज्म इन यूएसए. तो फेडरलिज्म इन द यूएसए कहने का मतलब है कि फेडरलिज्म इन द यूनाइटेड स्टेट्स इन अमेरिका इन द कॉन्स्टिट्यूशनल डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन. अब यहाँ पर अमेरिका की बात करें तो वहाँ पर पावर का डिवीजन किया गया है किनके बीच में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका स्टेट गवर्नमेंट एंड फेडरल गवर्नमेंट ऑफ यूएसए. तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट का मतलब ये हो गया यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में जितने भी राज्य हैं, चाहे वो पेंसिल्वेनिया हो या फिर अदर हो, सारे राज्यों का अपना एक क्या होगा, गवर्नमेंट होगा, और दूसरा एक फेडरल गवर्नमेंट जो पूरे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कर रहा है. जैसे हम लोग कहते हैं वहाँ का प्रेसिडेंट होता है जो 4 ईयर्स के टर्म्स के लिए इलेक्ट किए जाते हैं. नाउ डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट, अलग अलग फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है. पहला आपका है यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, सेकेंड कन्फेडरेशन है, और तीसरा फेडरल स्ट्रक्चर है. यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को सके आपसे बोर्ड में पूछा जाता है, डिफरेंशिएट बिटवीन यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. कन्फेडरेशन के बारे में आपसे नहीं पूछा जाएगा एग्जामिनेशन में. तो यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ एक सेंट्रल पॉलिटिकल पावर जो है डिफाइन किया जाता है. वन सेंट्रल गवर्नमेंट होल्ड्स मोस्ट ऑफ द पॉलिटिकल पावर. यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में एक केंद्र सरकार बना दिया गया जिसके पास सारा पॉलिटिकल पावर अवेलेबल होते हैं. फॉर एग्जाम्पल स्पेन, इटली एंड फ्रांस, यहाँ पर क्या है, यूनिटरी फॉर्म ऑफ
गवर्नमेंट पाया जाता है, जिसमें क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट बना दिया गया और वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही सारा पावर मौजूद है, सारे पावर को वही होल्ड कर रखा है। क्लियर? ऑल हैव यूनिटरी गवर्नमेंट, नो पावर डिवीजन इज मेड। अब यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में सेंट्रल गवर्नमेंट के अलावा किसी और फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, किसी और लेवल ऑफ गवर्नमेंट अगर है भी तो उसके पास कोई पावर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, वो सबऑर्डिनेट होता है, सहायक होता है। थर्ड पॉइंट, डू नॉट डराइव पावर फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन। अब जहाँ यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन का कोई मतलब नहीं है, वहाँ से केंद्र सरकार, वहाँ की सरकार जो है पावर डिराइव नहीं करती है कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है, वो अपने हिसाब से बिना कॉन्स्टिट्यूशन के नॉर्म्स के अनुसार से वो काम करना शुरू करती है। ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट इज लायबल टू फॉर पास अ लॉज। कानून अगर पूरे राष्ट्र में अगर बनानी है तो स्टेट गवर्नमेंट अगर है भी तो उसका कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। कानून बनाना और उसे पास करने का सिर्फ और सिर्फ अधिकार किसके पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट इज द अल्टीमेटली अ सुप्रीम वन। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पावर जो है वो गवर्नमेंट कौन हो गया, सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया, सुप्रीम है। अगर उसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट में अगर सरकार बनाई गई है तो समझ लीजिए वो सबऑर्डिनेट है। सपोज मैं एक स्टेट गवर्नमेंट हूँ फ्रांस का और अलग अलग प्रोविंस के सीएम तुम लोग हो, तो चीफ मिनिस्टर वहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट फॉर्म हो गया, लेकिन आप वहाँ पर कानून नहीं बना पाएंगे। मैं जो कानून बना रहा हूँ आप उसी कानून को क्या करेंगे, एग्जीक्यूट करना होगा, उसी को फॉलो करना होगा। That means you all are not liable to form any government in Italy, Spain or France. Only state government is liable to form any form of laws or, and even they can, only state government can pass that particular laws. Next, in unitary government, central government delegates authority to substantial unit and channel policy divisions. तो जो भी मैंने कहा वही चीज़ यहाँ पे है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के बाद अगर कोई फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, लेवल ऑफ गवर्नमेंट मौजूद भी है तो सिर्फ और सिर्फ एक सबऑर्डिनेट बनकर रह जाती है इन द केस ऑफ यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। नाउ कॉन्फेडरेशंस क्या है, मैं सिर्फ आपके इंफॉर्मेशन के लिए डाल रहा हूँ, ये बोर्ड में पूछेगा नहीं। System of government in which sovereign state delegates power to a central government for a specific purpose. अब यहाँ पे क्या है, एक प्रकार ये कन्फेडरेशन क्या है, एक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें किसी खास काम के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दिया जाता है। तो यूनिटरी गवर्नमेंट से ये उल्टा हो रहा है। सपोज कि ये एक स्टेट गवर्नमेंट है, ठीक है, एक कंट्री है ए जिसका स्टेट गवर्नमेंट एक्स को बना दिया गया, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट। कंट्री है बी जिसका सेंट्रल गवर्नमेंट वाई को बना दिया गया। कंट्री है या एक स्टेट कंट्री है सी जिसका जेड को दे दिया गया। अब ए बी सी जो कंट्री है उसमें कई सारे स्टेट्स हैं, तो हर स्टेट्स का अपना गवर्नमेंट है। अब किसी स्पेसिफिक पर्पस से सारे स्टेट गवर्नमेंट ने क्या किया, डिसाइड किया कि नहीं एक ऐसा काम, ये काम सारे लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, तो हम लोग तो अपने काम में बिजी हैं, तो एक स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट का एक डिफाइन किया जाएगा और वो इस काम को देखेगा। तो क्या हो गया कि स्पेसिफिक पर्पस के हिसाब से सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या किया गया है, अपॉइंट किया गया, ऑथराइज किया गया। क्लियर? कन्फेडरेशन इज जनरली क्रिएटेड बाय ट्रीटी। अब कन्फेडरेशन जो होता है इलेक्शन वगैरह नहीं होता है। कन्फेडरेशन के अंतर्गत में मान लो ए स्टेट का था, ये बी स्टेट का था, ये सी स्टेट का था, तुम लोग तीनों मिलकर एक ट्रीटी किया कि नहीं ये पार्टिकुलर जो है मॉनेटरी इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करें तो हम तीनों के लिए सकता है, तो तुम तीनों ने डिसीजन लिया कि इसके लिए ट्रीटी करने के बाद कि मुझे सेंट्रल गवर्नमेंट के रूप में अपॉइंट किया जाएगा और उसको काम क्या दिया जाएगा कि इस रीजन का इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। तो स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ व्यू के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट किया गया। यहाँ पर पावर किसके पास आ रहा है, स्टेट गवर्नमेंट के पास आ रहा है, ठीक है, अपने अपने स्टेट से वो पावर होल्ड कर रखा है। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर कब आया, जब उसे ऑथराइज किया गया किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए, तब वो अपने पावर का इस्तेमाल किया। क्लियर? It is established for the purpose of dealing critical issues such as defense, foreign relation, internal trade। तो अब जो है कन्फेडरेशन के अंतर्गत में स्टेट सेंट्रल पावर बनाया गया, तो उसके लिए क्रिटिकल सिचुएशंस हुआ, क्रिटिकल इश्यूज रखे गए। किस हिसाब पे, स्पेसिफिक पर्पस क्या है, डिफेंस को देख रहा है, तो आप लोग स्टेट गवर्नमेंट में अब यहाँ पर डिफेंस को देखना है ताकि पड़ोसी देश आप पे आक्रमण ना कर सके, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को अपॉइंट किया गया और डिफेंस को देखने को बोला, फॉरेन ट्रेड देखने को बोला।
फॉरेन रिलेशन देखने को बोला, इंटरनल ट्रेड देखने को बोला। ये स्पेसिफिक क्या है, इश्यूज हैं। इसी स्पेसिफिक इश्यूज के ऊपर कॉन्फेडरेशंस के अंतर्गत में सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, काम करना शुरू करती है। यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट का जो वैल्यू है वो बहुत कमजोर होता है। सेंट्रल अथॉरिटी इज वेरी वीक, इज वेरी वीक। यहाँ पर पावर किसके पास है, स्टेट गवर्नमेंट के पास है। लेकिन यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या है, सारा पावर कौन होल्ड कर रखा है, सेंट्रल गवर्नमेंट होल्ड करके रखता है, और स्टेट गवर्नमेंट जो है सब क्या हो जाती है। तो एक प्रकार से आप कर लीजिए यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का जस्ट अपोजिट होता है किसमें, कॉन्फेडरेशंस के अंतर्गत में। नाउ फेडरलिज्म इन इंडिया का भारत की बात किया जाए तो जैसे अभी एग्जांपल पूछेगा कॉन्फेडरेशन का, तो बेल्जियम इज एन एग्जांपल ऑफ कॉन्फेडरेशंस। तो फेडरलिज्म भारत की बात करें तो भारत क्या है, इट स्टेट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लीगल अथॉरिटी अक्रॉस नेशनल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। अगर भारत में बात किया जाए तो पावर का जो डिवीजन है वो डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट्स के ऊपर किया गया है। एट द हाईएस्ट टॉप पोस्ट लेवल पे नेशनल गवर्नमेंट रखा गया, जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट भी कहा जाता है। उसके नीचे आकर स्टेट गवर्नमेंट आ गया, अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग सरकारें काम कर रही हैं। और थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट जो है पंचायती राज के अंतर्गत में लोकल लेवल गवर्नमेंट कहा जाता है। तो इंडिया में फेडरलिज्म के अंतर्गत में कितने लेवल ऑफ गवर्नमेंट्स हैं, 3 लेवल ऑफ गवर्नमेंट्स, नेशनल लेवल गवर्नमेंट, स्टेट लेवल गवर्नमेंट एंड लोकल लेवल गवर्नमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिक्लेयरिंग इट टू बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। भारत की सरकार ने, भारत का जो संविधान है जब लिखा गया तो भारत के बारे में राज्यों का संघ कहा गया है। क्या कहा गया है, राज्यों का, यूनियन ऑफ स्टेट्स। भारत की सबसे बड़ा चीज याद रखिएगा, भारत के संविधान में कहीं पर भी फेडरलिज्म शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, कहीं पर भी नहीं। संविधान में एक बार भी संघ जैसे शब्द या फेडरलिज्म जैसे शब्द का प्रयोग भारत के संविधान में नहीं है। फिर भी भारत क्या है, एक फेडरल गवर्नमेंट फॉलो करता है, के स्ट्रक्चर को फॉलो करता है। भारत को फेडरल गवर्नमेंट कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, इसका जवाब अभी आने वाला है। पार्ट 11 हमारे संविधान का जो पार्ट 11 है स्पेसिफाई करता है, ठीक है, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड एग्जीक्यूटिव पावर्स बिटवीन द यूनियन गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट। तो भारत के संविधान का जो भाग 11वां है उसके अंतर्गत में नेशनल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में पावर शेयरिंग की बात की जाती है। किसकी बात की जाती है, पावर शेयरिंग की बात की जाती है कि दोनों नेशनल गवर्नमेंट के बीच में और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में पावर का शेयरिंग किया जाता है। एज पर द आर्टिकल नंबर 1 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे देश की जो संविधान है उसकी जो आर्टिकल 1 है वो कहता है, इंडिया एज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स हियर they cannot break away from the union, here they cannot break away from the union। मतलब कहने का मतलब है भारत के संविधान में सिंपल आर्टिकल 1 में कह दिया कि भारत जो है राज्यों का संघ है और किसी भी राज्य जो है इस संघ से, इस यूनियन से अलग, अपने आप से अलग नहीं होने का हो सकता है, उसे ऐसा अधिकार नहीं दिया जाता। बिहार कहेगा नहीं नहीं हम अलग देश बनाएंगे, हम इस यूनियन ऑफ स्टेट से बाहर निकलना चाहेंगे, तो ऐसा नहीं कर सकता है। They do not have the power to secede from the union, मतलब किसी भी राज्य की सरकार को इतनी अधिकार नहीं दी गई है कि अपने आप को वो यूनियन ऑफ स्टेट से अलग थलग कर ले। बट इन अ ट्रू फेडरेशन द constituting units or the state have power to come out of the union. This is why Constitution of India has not described India as a federation। लेकिन अगर फेडरलिज्म का ट्रू कंसेप्ट में आ जाएं तो वहाँ ये कहता है कि फेडरलिज्म के अंतर्गत में कोई भी राज्य अपनी इच्छा अनुसार से उस यूनियन से बाहर निकल सकता है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं करने का कहा गया है, इसलिए हमारे संविधान में कहीं पर भी फेडरलिज्म का एक्सप्लेनेशन नहीं दिया गया और ना ही उसे लिखा गया है। इंडिया इज नॉट अ ट्रू फेडरल गवर्नमेंट, भारत जो है वास्तविक रूप में ट्रू फेडरल गवर्नमेंट नहीं है। क्यों नहीं है? इट कंबाइंस फीचर ऑफ फेडरल गवर्नमेंट एंड द फीचर ऑफ यूनिटरी गवर्नमेंट। मतलब भारत में क्या है, कुछ फीचर्स फेडरल गवर्नमेंट का भी ले लिया गया है और कुछ फीचर्स यूनिटरी गवर्नमेंट का भी लिया गया। दोनों के फीचर्स को कंबाइन करके भारत ने अपनी
खुद की फेडरलिज्म को डिफाइन किया है, एंड दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज कॉल्ड एज क्वासी फेडरल गवर्नमेंट। जब फेडरल गवर्नमेंट, वैसी फेडरल गवर्नमेंट जिसमें कुछ फीचर्स फेडरल फीचर हो और कुछ फीचर आपका यूनिटरी फीचर हो, तो इस प्रकार के अरेंजमेंट को क्या कहते हैं? क्वासी फेडरल स्ट्रक्चर कहते हैं। ठीक है, क्वासी फेडरल स्ट्रक्चर। अब डिफिनेशन क्या है? अ क्वासी फेडरल गवर्नमेंट इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट दैट सेपरेट्स द पावर बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री। मतलब क्वासी के अंतर्गत में क्या हो गया फेडरलिज्म में कि सम ऑफ द पावर द सेंट्रल गवर्नमेंट इज टेकन आउट एंड गिवन टू द स्टेट गवर्नमेंट। मतलब पावर का अरेंजमेंट किस प्रकार शेयरिंग कैसे किया गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट को भी पावर दिया गया है और स्टेट गवर्नमेंट को भी पावर दिया गया है। द यूनियन गवर्नमेंट असाइन मोर पावर। अब भारत जैसा देश में क्वासी फेडरलिज्म के अंतर्गत में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास क्या है? अधिक पावर होता है इन कंपेरिजन टू द स्टेट गवर्नमेंट। The union government can interfere in the decision which is made by the state government. Now, whatever be the decision taken by the state government. अब ये लॉकडाउन का सिचुएशन कोविड-19 में आपने देखा कई बार राज्य की सरकार ने भी लॉकडाउन करने का निर्णय लिया। फाइनली उसके ऊपर एक्शन भी लिया गया। मतलब क्या हुआ? राज्य की सरकार के साथ साथ केंद्र की सरकार ने भी वहाँ पर डिसीजन में अल्टरेशन की बात कही गई। तो यहाँ पे सिंपल है कि अगर फेडरलिज्म के अंतर्गत में भारत जैसा देश में राज्य की सरकार अगर कोई निर्णय लेता है तो उस निर्णय में केंद्र की सरकार हस्तक्षेप कर सकता है। क्लियर? लेकिन ट्रू फेडरेशन में ऐसा नहीं होगा। अगर हस्तक्षेप करेगा तो उसका मन करेगा कि हम बाहर निकल जाए। क्यों हस्तक्षेप करोगे? अमेरिका में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो वो बाहर निकल आएगा ट्रू फेडरेशन के अंतर्गत में, तो यूनियन स्टेट्स का हिस्सा वो नहीं रह जाएगा। नाउ अकॉर्डिंग टू योर बुक फेडरलिज्म, it is a system of government in which the power is divided between central authority and various constituent units of the country। देश के जो constituent units है, जिसमें आप states कह लीजिए या फिर आपका फुल फ्लेज जो 7 क्या है 7 संशासित राज्य है ना, तो वो जो है तो इसके साथ पावर का डिवीजन किया गया है। सेंट्रल गवर्नमेंट है और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में पावर का डिवीजन किया गया है। जनरली अ फेडरेशन हैज 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट। तो फेडरलिज्म के अंतर्गत में मुख्यतः आपको 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट देखने को मिलता है। एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट जिसे हम लोग नेशनल लेवल ऑफ गवर्नमेंट या आपका फिर सेंट्रल लेवल ऑफ गवर्नमेंट भी या यूनियन लेवल ऑफ गवर्नमेंट कहा जाता है, जो कि इंटायर कंट्री पे रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, और उस पर वो कानून बनाता है। जो वैसे विषय जो नेशनल इंटरेस्ट के लिए हैं उस पर यूनियन लेवल गवर्नमेंट कानून बनाती है, पॉलिसी बनाती है। गवर्नमेंट एट द लेवल ऑफ स्टेट, जो कि राज्य के लिए है। अब स्टेट लेवल गवर्नमेंट हो गया जो राज्य है, राज्य का सरकार अपना है तो राज्य के कुछ ऐसे इंटरेस्ट होंगे जिस पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ किसका है? राज्य का होगा। लेकिन भारत जैसे देश में 3rd tier गवर्नमेंट भी है जिसे हम लोग लोकल लेवल गवर्नमेंट कहते हैं। इन अ फेडरल सिस्टम द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नॉट ऑर्डर द स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, फेडरल सिस्टम में क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ऑर्डर नहीं करता है, कर सकता है, लेकिन हमारे यहाँ तो क्वासी फेडरलिज्म है तो हम तो ऑर्डर करेंगे ही। क्लियर? सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ क्या करेगी? ऑर्डर करेगी। बोथ लेवल ऑफ गवर्नमेंट्स आर सेपरेटली आंसरेबल टू द पीपल। नाउ अगर राज्य की सरकार है तो नीतीश कुमार जो हैं बिहार राज्य की जो लोग हैं उसके लिए आंसरेबल है। अगर हम बिहार में रहते हैं और राज्य की सरकार सही से काम नहीं कर रही है तो हम राज्य की सरकार से सवाल जवाब कर सकते हैं। पहला तो बिहार का राज्य की सरकार बिहार में रहने वाले लोगों के लिए क्या हो गया? आंसरेबल। अब जो है केंद्र की सरकार भी हमारे लिए आंसरेबल है क्योंकि हम भारत का हिस्सा हैं, भारत के नागरिक हैं। तो दोनों फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है, लेवल ऑफ गवर्नमेंट जो है, लोगों के लिए क्या होगा? अकाउंटेबल होता है। क्लियर? समझ में आ गया? दैट्स ऑल।